मैं हूं अंकित अवस्थी। सोना चांदी जो रिकॉर्ड बनाते चल रहे थे, चांदी उसमें से विजेता फिर से निकल गई है और चांदी ने कल ऑल टाइम हाई टच कर दिया है। मतलब जो क्रैश होते ही डर बनने लगा था कि कहीं चांदी 1980 और 2011 का इतिहास दोहराते हुए क्रैश हो जाएगी, वैसा क्रैश ना होते हुए चांदी ने ऑल टाइम हाई, मतलब अब तक जितना भी चांदी का भाव रहा है उसको पार कर दिया है। ऐसे में आज की चर्चा इस बात पर कि सोना और चांदी में चांदी की चांदी हो चुकी है और सोना अभी भी स्टेबल बना हुआ है। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है कि जहां एक और मन में भय बैठा हुआ था कि बस अब ये नीचे आ जाएंगे, ये अभी तक टिके हुए हैं और चांदी बढ़े चली जा रही है। जैसे मैं इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन की अगर हिसाब से बात बताऊं आपको, तो 1 किलो चांदी का दाम कल 1,59 तक पहुंच गया था और चांदी की कीमत 1,78 प्रति किलोग्राम थी। पिछले महीने में पहले जो कीमत थी वो इस तरह थी। वहीं सोने के दाम की अगर मैं बात करूं, थोड़ी बहुत गिरावट के साथ यार 1,30 हाईएस्ट पहुंचा था, 1,28 अभी भी चल रहा था। मतलब ये वो वाले भाव हैं, 1,79 और 1,28 ये वो वाले भाव हैं जो सोना चांदी के दाम के हिसाब से अपने टॉप पर रहे हैं। दोनों ने ही, जहां सोने के दाम को लेकर चिंता थी कि भाई साहब ये तो टच कर चुका है, नीचे नहीं लौटेगा, चांदी को लेकर यह था कि ये तो गलती से पहुंच गया है, लोग बस इसे उठा ले गए, देखना 2011 की तरह क्रैश हो जाएगा। कुछ भी नहीं भाई साहब, इन्होंने रफ्तार फिर से पकड़ ली है और रफ्तार पकड़ते हुए इस साल सोना 52,000 रुपए का रिटर्न दे गया 10 ग्राम के ऊपर और चांदी 93,000 रुपए का रिटर्न दे गई है 1 किलो के ऊपर। ये बड़े नंबर्स हैं। आप देखिए नवंबर 2025 में जहां सोना 1,20 पर चल रहा था, वहीं दिसंबर आते आते, यानी कल का डेट बताऊं तो 1,30 पर सोना चला गया। यानी 10,000 रुपए तो केवल एक महीने के अंदर बढ़ाकर दे गया 10 ग्राम के ऊपर। हालांकि आज के अंदर भाव अगर देखें तो थोड़ा सा गिरावट, 40 रुपए के आसपास की गिरावट है। वहीं अगर बात करें चांदी की, तो चांदी कल, मतलब पिछले महीने 5 नवंबर को, एक महीने पहले 1,46 की 1 किलो थी और आज 1,81 की 1 किलो है। मतलब समझ रहे हैं, 35,000 रुपए के आसपास 1 किलो के ऊपर रिटर्न देकर गई है। यार ये रिटर्न मतलब नेक्स्ट लेवल रिटर्न्स में से चल रहा है। सोना चांदी अभी भी स्काई रॉकेट हो रखे हैं, पता नहीं कौन इनके प्राइस कंट्रोल कर रहा है। यह जरूर तय है कि हमारे हाथ में तो नहीं है, यानी कि हमारे हाथ में मतलब आप और मैं एज ए निवेशक इसके कंट्रोल को, प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाते। और सोना चांदी की विशेषता क्रिप्टो की तरह वही है कि ये किसी एक देश पर निर्भर नहीं करती है। अगेन ये किसी एक देश द्वारा कंट्रोल नहीं होती है। स्टॉक मार्केट वर्सेस अगर इन्वेस्टमेंट के अदर ऑप्शंस में सोना चांदी क्रिप्टो इनको लेकर आ जाएं, तो सोना चांदी क्रिप्टो ये तीनों वो असेट्स हैं, ये असेट की वो क्लास बन चुकी है जिसमें निवेश कोई देश कंट्रोल नहीं कर पाता, या फिर उल्टा कहिए जिसके भाव कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। जबकि स्टॉक को फिर भी कंट्रोल किया जाता है सरकारी नीतियों के थ्रू, या फिर फेड रिजर्व्स की ब्याज दरों के थ्रू, या फिर रेपो रेट्स के थ्रू जो सेंट्रल बैंक हमारी इंडिया की लेकर आती हैं। मतलब आप अपने बाजार को प्रभावित कर सकते हैं, स्टॉक बाजार को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड के सेंटिमेंट से जो इन्वेस्टमेंट चलता है ना, उनमें सोना चांदी और क्रिप्टो का नाम आता है। ऐसे में सोना चांदी ने फिर से जब हाइट बचाना शुरू किया है, मतलब बाजार भाव में अगर बात करें, ओंस की कीमतों में बात करें, तो ये अपने आप में एक नजर बनी हुई है। कारण वही सारे के सारे सेम है। मैंने पहले भी आपको बताया है, जब जब बाजार में एक अनसर्टेनिटी आएगी, जैसा मैंने आपको बताया ना, मेजर डिफरेंस जो है वो केवल इसी पॉइंट का है। बार बार मैं यही दोहराता हूं, सोना चांदी क्रिप्टो, क्योंकि सरकारें कंट्रोल नहीं करती, इसीलिए जब जब कंट्रोल्ड मार्केट पर गिरावट दर्ज की जाती है, लोगों का विश्वास जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट हैं उनसे हटता है और उनसे हट करके वो दूसरे तरीके की तरफ निकल पड़ते हैं। मतलब एज सिंपल एज दैट। अब सोना चांदी की तरफ जब हम बात कर रहे होते हैं, तो सोना चांदी में पिछले समय पर दिवाली, शादी का सीजन, ये भारतीय लोगों की मानसिकता थी कि इस कारण भाव महंगे हो रहे हैं क्योंकि दिवाली आ गई, इस कारण भाव महंगे हो रहे हैं क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है। आज भी भाव महंगे हो रहे हैं, जबकि 4 दिन बाद शादी के सावे रुक जाएंगे क्योंकि मलमास शुरू हो जाएगा, जब कोई शादियां 1 महीने के लिए बैन हो जाएंगी। तो ऐसे में फिर भी भाव बढ़े जा रहा है। इसका मतलब ये तो समझने वाली बात है कि हमारी डिमांड से इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और भारतीय बाजार में शादी के सीजन में चांदी का इतना रोल नहीं होता है जितना सोने का होता है, क्योंकि गहनों में अक्सर सोने के गहने लोग खरीदना प्रेफर कर रहे होते हैं। फिर भी चांदी ऑल टाइम हाई टच कर रही है। इसका मतलब कुछ तो ऐसा हो रहा है जो वैश्विक रूप से हो रहा है। वैश्विक रूप से होती हुई चीजों से अब तक अगर हम रूबरू हो चुके हैं, तो यह तो कह सकते हैं कि कन्वेंशनल तरीके से स्टॉक मार्केट जो चाह रहे थे वो रिटर्न्स नहीं दे पा रहे हैं। नंबर दूसरा, लोगों में बैंक से मिल रहे इंटरेस्ट रेट में निवेश का फीलिंग नहीं आ रहा है। रहा सहा निवेश करना तो है ही, पैसा चाहिए ही, तो चलो फिर से सोने चांदी की तरफ चलते हैं। सोना चांदी
आम आदमी भी प्रभावित नहीं कर सकता था। सोने के साथ खेला तगड़ा वाला हुआ है। देखिए क्या है, जब विश्व में मतलब अनिश्चितता आती है, मतलब इस पूरी कहानी को इस तरह से आसान रूप से समझें कि सोना सबसे पहले पिक्चर में कहां आया, खेल वहीं से पकड़ में आएगा आपको। देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1946 के अंदर, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब अमेरिका सबसे बड़ी पावर बन के निकला और अमेरिका ने दुनिया को यह बताया कि मेरा सिक्का चलेगा। मेरा सिक्का मतलब मेरी करेंसी में ही आप लोग ट्रेड करोगे, इसी में पैसा लेना देना करोगे, डॉलर होगा। डॉलर को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए अमेरिका ने खूब प्रयास किया। जब वो जो डॉलर का प्रयास चल रहा था ना, खेल वहीं से हुआ। अमेरिका ने तब डॉलर को बैक कर दिया था गोल्ड से। गोल्ड एक ऐसी प्रीशियस धातु थी जो कि दुनिया में कम थी, मात्रात्मक रूप से कम थी, तो बोले ये वैल्यू की निर्धारक हो सकती है, क्योंकि आप अपनी हर करेंसी को बैक करते हैं किसी प्रीशियस मेटल से या किसी असेट से। जैसे आज भारत की जो आरबीआई है वो अपने पास जब विदेशी मुद्रा भंडार बनाती है तो विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर को रखना प्रेफर करती है। दुनिया के उन देशों ने तमाम तरीके से, जब अमेरिका को सर्वोच्च स्वीकारा था, दुनिया का 80% तक ट्रेड उस समय डॉलर में हो रहा था। आज भी 60-70% ट्रेड डॉलर में होता है। ऐसे में डॉलर वॉज बैक्ड बाई गोल्ड, यानी जितना दुनिया में बाजार में डॉलर चल रहा है उतना गोल्ड लेकर बैठा है अमेरिका। इसका आसान अर्थ है डॉलर देके आप गोल्ड ले सकते हो, यानी कि डॉलर की वैल्यू गोल्ड के बराबर करके रखी हुई थी अमेरिका ने एक समय तक। बहुत समय तक रखी, लगभग 20-25 साल तक चलाया उसने, बाद में उसको डीरेगुलेट कर दिया क्योंकि डॉलर लोगों को वैश्विक रूप से मान्य हो गया, डॉलर गोल्ड हो गया था। एनीवे, आज भी लेकिन दुनिया को यह पता है कि जब डॉलर की लिए गोल्ड जरूरी है तो वैश्विक रूप से जितनी भी सेंट्रल बैंक हैं, किसी भी दुनिया के देश के साथ संबंध खराब हो जाए, लेकिन गोल्ड इज द करेंसी। तो दुनिया में आप और मैं खरीदार बड़े नहीं हैं, सेंट्रल बैंक बड़ी खरीदार हैं। और जब जब वैश्विक अर्थव्यवस्था को संकट होता है, गोल्ड खरीदने बैंकें निकल पड़ती हैं। और बैंक को खरीदने में ज्यादा लोड आता नहीं है। आप और हम खरीदते समय सोचेंगे वो तो टन्स में खरीदती हैं, हम 10 ग्राम के भाव पता कर रहे हैं, वो टन में गोल्ड खरीदती हैं। यही कारण है कि केंद्रीय बैंकों ने इस समय बाजार की अनिश्चितता के चलते गोल्ड इतना खरीद लिया कि उसने यूरो को सरपास कर दिया। दुनिया के अंदर जो वैश्विक मुद्राएं हैं उनमें गोल्ड हुआ, डॉलर हुआ, यूरो हुआ, पाउंड हुआ, जापानी येन हुआ और रेन मिंबी जो युआन जो आपका यहां का चाइना का है ये हुआ। ये जो करेंसीज हैं इनको आईएमएफ ने एसडीआर में माना हुआ है कि ये वैश्विक रूप से स्वीकार्य करेंसी हैं। ऐसे में लोगों ने यूरो का भी स्टॉक करके रखा हुआ था कि चलो डॉलर की जगह यूरो भी काम आएगा। यूरो का भी वैल्यू ऑल टाइम बढ़िया चलता है क्योंकि यूरोप काफी बड़ी इकोनॉमी है। ऐसे में गोल्ड ने इस समय फॉरेक्स के अंदर यूरो को सरपास कर दिया। वैश्विक रूप से देखा जाए तो गोल्ड रिजर्व स्टॉक में ऊपर चला गया है। आप अंदाजा लगाइए कि पूरी दुनिया में लार्जेस्ट होल्डिंग्स जो गोल्ड की है वो सारे अमीर देशों के पास ही है। यूएस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये सब वो देश हैं जो गोल्ड रख रख करके बैठे हुए हैं अपने पास में। मतलब थर्ड, इटली के पास थर्ड सबसे ज्यादा गोल्ड है, जर्मनी के पास टॉप गोल्ड होल्डर है यूरोप का, यूएस लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व होल्ड करता है, 8,133 टन गोल्ड रिजर्व होल्ड करता है, इंडिया 876 टन गोल्ड रिजर्व करता है। मतलब सबके पास अल्टीमेटली गोल्ड से ही खेला तय हो रहा है कि गोल्ड किसके पास कितना है। और इन दिनों क्या हुआ, बाजार में ट्रंप का टैरिफ इफेक्ट जब चलना शुरू हुआ मिस्टर पीस प्रेसिडेंट का, तो लोगों ने कहा कि ये आदमी गोल्ड लुढ़काएगा, ये आदमी डॉलर लुढ़काएगा, व्यापार खराब करेगा, चलो गोल्ड रख लेते हैं। तो सब लोगों ने गोल्ड खरीदा है। अपनी आरबीआई ने देखो अक्टूबर के अंदर 64 टन गोल्ड और खरीदा है। सब गोल्ड खरीदने में लगे हुए हैं। ठीक है, अब कुल मिलाकर पॉइंट बनकर आता है कि गोल्ड और सिल्वर भविष्य क्या रखते हैं अपना। जैसा 10 साल का पीछे इतिहास देख लिया, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, बाजार में दो ही तरह के एनालिसिस चलते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस आपकी जो इकोनॉमिक्स चल रही है वो समझा रही है, टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है कि हिस्ट्री देख ले भाई इसकी क्या चल रहा है। यानी कि इसके अंदर अगर आपको दिख रहा है कि ट्रेंड कह रहा है कि ये ऐसे ऐसे चल रहा है, तो भाई टेक्निकल एनालिसिस कहता है ट्रेंड फॉलो होगा। कंप्लीटली दोनों ग्रो करते हुए दिखे हैं, ये दिख सकते हैं। लेकिन फिर भी निवेश से पहले मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप अपनी रिसर्च प्रॉपर तरीके से करें। बाजार ने अपनी रफ्तार पकड़ी हुई है और बाजार में निवेश के ऑप्शन, इंडिया ग्रो कर रहा है, 8% से ऊपर की रेट चल रही है। हर चीज को ग्रो तो करना ही है। फाइनली ये आपका डिसीजन है कि आप कहां पर निवेश करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।